तो हो जाए रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कौन है? इंडियन पोएट भी हैं, एक्टर भी हैं, प्ले राइट भी हैं, एडिटर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। इसके बाद ये पोस्ट कॉलोनियल को मुझे कौन समझाएगा? हु विल एक्सप्लेन मी पोस्ट कॉलोनियल? ब्रिटिशर्स के बाद, है ना, जो उन्होंने कॉलोनी बनाई थी उसके बाद की जो राइटिंग है, कॉलोनी बनने के बाद की जो राइटिंग है, ये उन्होंने की है। ठीक है, तो इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? 1983 में। और किसके लिए मिला था? इनके कलेक्शन लेटर्स डे साम के, है ना, इनको, है ना। और इसके बाद इनके वर्क्स देख लो। पोइट्री है टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम PYQ है। लेटर डे साम PYQ है। ठीक है, इसके बाद फिर हाँ, टाइम ऑफ चेंज भी है। इसके बाद प्लेस की मैं बात करूं, द प्राइवेट आई, ये कलेक्शन ऑफ इस प्लेस था जिसमें इन्होंने 3 प्ले पब्लिश करवाए थे। ट्रायल ऑफ डेजी, इसमें भी क्या है? 3 प्ले पब्लिश करवाए हैं। इसके बाद जो वर्क इनमें नहीं लिखे हैं वो देख लो। द सैटानिक वर्सेस इसने लिखा है, तो किस और किसी के लिए? अरे अब वो मतलब अच्छा ही हो सकता है यार। नहीं नहीं, उसका नहीं है। सलमान, ठीक है ठीक है। हाँ, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, हाँ हाँ हाँ, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ठीक है, ये जरूरी। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपको पढ़ना है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की आपको डिटेल समरी पढ़नी है ना, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद हम्म, ठीक है। द अनफिनिश्ड मैन लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा, लिखो द अनफिनिश्ड मैन। द अनफिनिश्ड मैन, ये आया था 1960 में। ठीक है, इसके बाद द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है, ये इनकी सबसे फेमस पोएम्स में से एक थी। और ये अगेन एंड अगेन PYQ है और MPPSC के सिलेबस में भी मेंशन है। और इसके अलावा इससे बहुत सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस आए हैं। इसकी ईयर, हाँ, 1965। और हाँ, और एक चीज और ध्यान रख लो, ये तो इनकी पोयम थी, लेकिन ये किस वर्क में पब्लिश हुई थी? तो उस वर्क का नाम लिख लो, द एग्जैक्ट नेम, जो अभी लिख पढ़ाया ना, उसमें ये पब्लिश हुई थी। नाइट ऑफ हाँ, चलो इसके बाद इसके बाद और इसके बाद एक सेकंड में मोबाइल चार्ज।
द नाइट ऑफ स्कूलिंग के बारे में बात करें। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, जो निजीम स्किल है अपने निजीम स्किल, ये है आपकी जेविश, ये क्या है आपके जूइश है, ये इंडियन जूइश है। ठीक है, इस पे भी स्टार लगा लो क्योंकि आपके एग्जाम में उसकी ओरिजिनिटी से भी क्वेश्चन आता है। इस ये भी है क्या? ठीक है, पीवाईक्यू डाल दो। इसके बाद पोयम जो लिखी गई है वो आपकी लिखी गई है फ्री वर्स में, मतलब इसमें कोई रामिंग वामिंग है नहीं। ठीक है, हाँ, जूइश मतलब होते हैं यहूदी लोग। ठीक है, हाँ, तो ये इंडिया में पैदा हुआ होगा और उधर चला गया होगा, ऐसा। फ्री वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें कोई भी राइमिंग वाइमिंग नहीं होती। ठीक है, चलो पीवाईक्यू देख लो एमपीपीएससी के। एमपीपीएससी के लिए जब आप पढ़ोगे इसको, अब आप यहाँ इस पोयम से देखना कि एमपीपीएससी में डिटेल कितनी जाती है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये है इसकी लाइन, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें कि स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू ने किसको काटा था, मम्मी ने। ठीक है, वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन, मुझे आज भी वो रात याद है जिस रात एक बिच्छू ने मेरी माँ को क्या कर दिया था, डस लिया था, है ना, ऐसे करके। इसके बाद 10 hour of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। दूसरा पीवाईक्यू, बारिश कितने घंटे तक चली थी, 10 घंटों तक, और 10 घंटों तक बारिश बराबर चल ही रही थी, तो बेचारा स्कॉर्पियन क्या करता, तो मेरी माँ को डसने के बाद वो कहाँ चला गया, जो राइस की जो बोरी वगैरह रखी थी उनके नीचे चला गया, तो बीनीथ द सेक ऑफ राइस, ये अगेन पीवाईक्यू। समझ गए? इसके बाद पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, एमपीपीएससी के ये सारे, हाँ, 10 hour 10 घंटे तक बारिश चल रही थी। उसके राइट वो जो बिच्छू था वो इतनी भरी बरसात में कहा जाके छुप गया, मेरी मम्मी को काटने के बाद कहां छुप गया, तो बोरियों के नीचे। इसके बाद पार्टिंग विद द पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन, यानी कि इतनी घनी बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी उसने एक और रिस्क लिया बाहर निकलने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन पीवाईक्यू है कि उसकी पूंछ कैसी थी, उसकी पूंछ थी डायबॉलिक, शेप होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे उसकी मां को काट लिया और वो जाके छुप गया, उसके बाद गांव के जितने भी किसान थे वो आए। अगला पीवाईक्यू, वो किसकी तरह आए थे, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं उसके झुंड की तरह, मक्खी लिख लो, मक्खी, मक्खी के झुंड की तरह, फ्लाइज के, मक्खियों के झुंड को क्या बोलते हैं अपन, स्वार्म बोलते हैं, कि झुंड की तरह आए। एंड वज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, और भगवान से कितनी बार प्रार्थना करते हैं, 100 times। With candle and with lantern, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked wall, they searched for him. He was not found. They clicked their tongue with every movement that a scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। और ये ससुरे क्या बोल रहे हैं, ये गांव वाले ये बोलते हैं कि अगर माँ बिच्छू ने माँ को खा लिया है, इसका मतलब ये उसके क्या थे, बुरे कर्म थे पिछले जमाने के, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। पर फिर भी तो वो प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो अपनी कैंडल और लाइंटन लैंटर्न्स देख के क्या ढूंढ रहे हैं, उस बिच्छू को ढूंढ रहे हैं। और अब इतनी रात है और तो अपन उससे ढूंढ रहे हैं, तो बिच्छू पे जो रोशनी पड़ रही है उससे उसकी दीवार पे क्या बन रही है, परछाई बन रही है, और परछाई बन रही है बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, मे ही सिट स्टिल दे सेड,
May the sins of your previous birth. We went away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world. क्या कहते हैं इस पूरे गांव में? हो सकता है ये आपके पिछले जन्म के पाप हों, इसीलिए आपको काटा गया हो, और अभी आपको जो पीड़ा हो रही है उससे बेटर है कि हम आपको क्या कर दें, जला दें, ताकि आपके जो पूरे पूरे बुरे कर्म है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और आप अगले जन्म में एक अच्छी जिंदगी लेके पैदा हो। ऐसा गांव वालों का है। इसमें मतलब एक क्या दिखाया गया, डिसबिलीफ भी दिखाया गया है इस पोयम में, कि लोग किस तरह अंधेपन में रहते हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। क्या बोल रहा है? भले ही वो जहर आपके शरीर में जो फैल रहा है, भले ही आपको तकलीफ दे रहा हो, लेकिन ये आपके शरीर को, मांस को, क्या आपकी आत्मा को क्या कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा। प्यूरिफाई समझते हो? मतलब क्यों? ताकि आप मर गए ना, तो मर के आप क्या हो जाओगे, प्यूरिफाई। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड, एंड they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each page, more candles, more lanterns, more neighbor, more insect, and the endless rain. ये सब कुछ हो रहा है। My mother twisted through the and through, groaning on the mat. मेरी माँ चटाई पे लेट लेट क्या ले रही है, करवटें ले रही है। क्यों? उसको दर्द हो रहा है। और गांव वाले क्या बोल रहे हैं, ये इसके पापों का कर्म है, और इसको मर जाएगी तो मतलब ये कैसे हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब देखो यहाँ पर दो चीज दिखाई गई, एक दिखाया गया आपके गांव के पीजेंट्स, और पता है ये रियलिटी है, उस जमाने में लोग भगवान पे ही भरोसा रखते थे। देखो भगवान को मानना अच्छी बात होती है, लेकिन भगवान के ही भरोसे रहना, या फिर भगवान, सिर्फ भगवान को ही मानना कि जो हो रहा है, जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा था। क्या आप लोग एग्री करते हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसने कहा अच्छे के लिए हुआ? कल को अगर मेरी औलाद मर जाए, अच्छे के लिए हुआ क्या? कल को मेरे घर वाले मर जाए, अच्छे के लिए हुआ क्या? तो आपने कैसे कह दिया कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? ऐसा। पर एक बात बताओ, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है कि प्रैक्टिकल थिंकिंग जरूरी है? पर सारे काम नहीं होते ना, और आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बात कहूं, जब इंसान हारने लगता है ना, तो होप अपने आप दम तोड़ देती है। तुम लोग एक बार फेल होते तो कोई नहीं, दो बार फेल हो जाओ, तीन बार फेल हो जाओ, 10 बार फेल हो जाओगे ना, तो अपने आप मन एक बार को जवाब दे देगा। हाँ, दो तीन बार में इतना हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस, जो ये खत्म हुए ना हम जहां पे, उसको पार करके निकल जाता है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है। ये चीज भी देखना। लेकिन इस एज तक, इस चीज तक आ जाता है तो लोग दम ही तोड़ देते हैं, यार अब तो नहीं होगा, अब तो छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन एक गांव वाले थे, लेकिन एक इसके पिताजी थे जो कैसे थे, रैशनलिस्ट थे। रैशनलिस्ट का मतलब होता है चीजों को सोच समझ के करना। ये इसने नहीं माना, और ये व्यक्ति हर तरह का, चाहे श्राप हो, चाहे आशीर्वाद हो, या खुद को कोस रहा हो, क्रशिंग मतलब यहाँ पे खुद को कोस रहा हो, या फिर भगवान से प्रे कर रहा हो, कुछ भी लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, किसी का मिक्सचर लगा रहा है, जड़ी बूटी लगा रहा है, कुछ भी चीजों को मिला मिलू के लगा रहा है, पर वो व्यक्ति हार नहीं मान रहा। वो नहीं बेटा कि हाँ मर जान दो, कि मेरी बीवी है तो क्या हुआ, पुराने जन्म के पाप होंगे। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe। अगला क्वेश्चन, कहां काटा था? अंगूठे में। अंगूठे पे क्या लगाया था? पैराफिन, PYQ। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग, मतलब डाल के, और क्या लगा दी थी, उधर उतने हिस्से में आग लगा दी थी। ठीक है, ये उस समय के देसी नुस्खे होते थे। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द ऑल होली मैन। अपने बाप को इसने क्या बोला है? होली मैन, पवित्र आदमी। वाइफ आपकी अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब आपका आधा हिस्सा होता है, आपकी आत्मा होती है। और शरीर के बिना आत्मा किसी काम की नहीं, और आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं। अगर वो मर भी रही है तो उसका कौन, उसको हर तरह से बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये चीज तुम्हें देखनी हो तो कभी तुम्हारी मम्मी बीमार हो या तुम्हारे पापा को देखना, या आपके पापा बीमार हो या तो अपनी मम्मी को देखना।
समझ रहे हो बात को? ऐसा परफॉर्म हिज राइट्स टेम द पॉइजन विथ एन incantation. After 20 hours it lost its sting. My mother only said thank god and the scorpion picked on me and spared my child. पर अब देखो लगभग 20 घंटे बाद, मतलब जो भी उन्होंने हर्ब वगैरह लगाई, जड़ी बूटी लगाई, वो आग वगैरह लगाई, तो उससे क्या हुआ, जो उसका जहर था या जो भी डंक था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और 20 घंटे बाद उसकी माँ को क्या आ गया, होश आ गया। और होश आते ही उसके मन में सिर्फ एक ही चीज कही, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे काटा लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे फिर क्या दिखाया गया कि उसकी माँ को मरते हुए भी किसकी चिंता है, सिर्फ अपने बच्चों। अच्छी पोयम है ना, मजा आया ना? हाँ, अगर ऐसी मजे मजे में पढ़ाऊँ तो हमारा सिलेबस कब होगा? समझ गए बात को? ठीक है, चलो ये है आपकी द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और इसकी कौन सी थी एक, द अनफिनिश्ड मैन, एक बार ये देख लेते हैं। और बहुत बड़ी होगी तो नहीं करेंगे अपन, पर आप इसकी समरी कर लेना, क्योंकि वो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में भी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया। द अनफिनिश्ड मैन बाय निज़िम इज़गिल। समरी देख लेते हैं, चलिए। हम्म हम्म, कुछ कुछ चीजें, अच्छा पोएम सब निज़िम समरी है, तो ये तो ओवरऑल समरी है ना, काफी बड़ी है यार, मतलब इसकी आप द अनफिनिश्ड मैन की भी समरी लिख लो एक बार, आप उसकी भी समरी देख ही लेने लगे हाथों, ठीक है? एक बार आप उसकी लगी हाथों देख ही लेना, ठीक है? उसकी अनफिनिश्ड मैन है ना, उसकी भी देख लेना, क्योंकि उससे पीवाईक्यू आया ना एग्जाम में, उसकी भी देख लेना। हाँ, नाम ये रही आया तो एक बार समरी भी देख लेना यार, 2 मिनट में तो क्या ही जा रहा है, 5 मिनट में, ध्यान रख लो। ठीक है, चलो। हाँ, एरिया ऑफ डार्कनेस है। हाँ, ओके, ये चीज अपन ने उधर भी लिखी होगी, बीएस नैपॉल में अपन ने ये चीज लिखी होगी, पर यहाँ भी लिख लो आप, बीएस नैपॉल, जो मैं आपको इस स्लाइड मतलब इस पीपीटी के आखिरी में पढ़ाऊंगा, बीएस नैपॉल इन्होंने क्या लिखा है, कौन सा वर्क लिखा है, एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया है, इंडिया को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो इसका रिप्लाई निजीम इजगिल ने अपने वर्क किसमें दिया है, नाइपॉल्स इंडिया एंड माई इंडिया, यानी कि देखने देखने का क्या है, नजरिया। हाँ ठीक है, माइन इंडिया, माइन है ना, ठीक है, चलो ओनली माइन, यानी कि देखने देखने का नजरिया, कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। समझ गए बात को? चलिए, इसके बाद अगला ऑथर है बादल। हाँ, कौन कौन से हैं? ये हाँ यार, फिर इनमें क्यों नहीं लिखे हैं यार? नहीं नहीं, वो सच में इंपोर्टेंट वर्क है, झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में इंपोर्टेंट वर्क है। तो यार इसमें लिखे क्यों नहीं? सच में इंपोर्टेंट वर्क है यार। रुको, पोएट बर्ड वॉचर लवर, आपके एग्जाम का डिटेल्ड पीवाईक्यू भी आए हैं, उससे वैसे ही पीवाईक्यू आए हैं, और वो एमपीपीएससी में भी है। पोस्ट करंट फिगर है ये, साहित्य अकेडमी ब्लॉक मिला है, लेटर डेट शाम के लिए मिला है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद बॉम्बे में पैदा हुए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में मर गए हैं, और इसके बाद सिटीजनशिप इनके पास ब्रिटिश इंडिया की भी है और इंडिया की भी है, ठीक है। पैदा ये यहाँ हुए, फिर बाद में बाहर चले गए, और फिर लौट आए, ठीक है। नाइट, इनके नोटेबल वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे शाम,
ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, 2 इनको अवार्ड मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले अपन पोएम देख लेते हैं, ठीक है। पोएम देखो, अब देखना मेरी बात को। अब ये है इनकी सारी पोएम। अब जनरली क्या होता है, जैसे मान लो इन्होंने सॉप लिखा है, सोप अपन कभी पढ़ेंगे क्या? कभी नहीं पढ़ेंगे। आइलैंड कभी पढ़ेंगे? फिलोसॉफी कभी पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही जिस दिन पीवाईक्यू आ जाती है ना, फिर हमें पढ़ना चालू होता है। तो इनके, मैं ऑथर के साथ ये समस्या है, इनके जो बहुत माइनर वर्क होते हैं ना, उनको कोई नहीं पढ़ता, पर एग्जाम में आ गए तब फिर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, कपल इंटरप्राइज टाइम टू चेंज, ठीक है, फॉर इल्काना, ठीक है, इन द कंट्री, कॉटेज, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये लिख लो, पोएम करके हेडिंग डाल के लिख लो, पूरे पत्र को। पर ये तो लिख ही लो, नाम देखने में अच्छे लग रहा है, ये लिख लो। मैम निजरी मिस्किल अच्छा ऑथर है, नो डाउट, ठीक है। और कुछ वर्क मैंने लिखी दिए, वो कलेक्शन लिखे हैं उसके। फटाफट लिख लिए। चलो इसके बाद, अब देखो ध्यान से, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की समरी करनी है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पार्टी, समरी करनी है। इसकी कहां करी? पीवाईक्यू, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पे हो गई ना, बस बात खत्म। गुड बाय मिस पार्टी करनी है इसकी। इसके बाद पोएट लवर एंड बर्ड वॉच की करनी है, पीवाईक्यू। हाँ ये पीवाईक्यू है। हाँ अलग है गुड। हाँ पोएट लवर एंड बर्ड वॉच, बर्ड वॉचर। अब ओ ये रहा है, ये रहा, देखो, देख लो, ये रही बुक्स, मन हो तुम्हारा तो लिख सकते हो। टाइम टू चेंज, 60 पोएम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो फिर लिख लो भैया, या फोटो ले लो, एक काम करो, ग्रुप पर फोटो डालो और फिर अपने हिसाब से उसमें लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ये भी लिख लो, फिर स्नेक्सियंस एंड अदर पोएम्स, ह्यूमन इन डार्कनेस, लेटर, ये भी आया है, ये भी आया है, फिर डाल दो पीवाईक्यू। ओके, तो फिर स्टार लगा लो, ठीक है। मतलब सारी ही बुक इसकी पीवाईक्यू हो गई। हिम्सन टाइगर्स लगाए पीवाईक्यू। नहीं नहीं, समरी नहीं, समरी तो आप देखो, इसमें किसी की, जो मैंने आपको पोएम बताई है उनकी करो, है ना। प्ले इनके कुछ ज्यादा खास है नहीं, प्रोज इनके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग अपन लिखा है क्या? ये रहा, ये रहा नाइपोल्स इंडिया एंड माइन, अगेन पीवाईक्यू, ठीक है। मतलब कब तक पढ़े यार, मतलब, ठीक है, हो गया। इसके बाद पोएम्स अपन ने लिखी ली, क्या? ये रही ना वो, फोटो फोटो डाल दो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लिया, फोटो खींच के ग्रुप पर डाल दो, फोटो खींच लिया क्या? ग्रुप पर डाल दो, ये भी पोयम है, और बहुत बड़ी पोयम है शायद।
हम्म सही है सही है। लाइन गिन लो, लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 लाइन की पोयम है ये, 20 लाइन की पोयम है। और ठीक है, टू फोर्स द पीस पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन, द बेस्ट पोएट वेट फॉर बर्ड्स। ये पीवाई क्यू है। ध्यान रखना, एक सबसे अच्छा पोएट किस चीज का इंतजार करता है? शब्दों का। अगर एक व्यक्ति को शब्द नहीं आते हैं, तुम कहते हो ना यार उसने स्क्रिप्ट लिखने में 1 साल ले ली और उसने 2 साल ले ली, वो वेट करते हैं। तुमने देखा होगा, तुम आज कुछ लिख रहे हो, तुम्हें नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन अगले दिन तुम्हें एक अच्छी थॉट आ जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा पोएट किसके लिए वेट करता है? वर्ड्स के लिए। एक द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन हिल। पेशेंस, अगला क्वेश्चन आया है पेशेंस, पेशेंस पे। पेशेंस तीनों के लिए अच्छा होता है, पेशेंस तीनों के लिए जरूरी है। किस किस के लिए? पोएट के लिए। क्यों? अगर पोएट पेशेंस रखेगा तो उसको क्या मिलेंगे? बर्ड्स मिल जाएंगे। लवर, लवर क्या रखेगा? अगर पेशेंस रखेगा तो उसका रिलेशन सही जाएगा, अगर तुरंत तुरंत हाइपर होगा लड़ाई होती रहेगी। इसके बाद अगला कौन सा है? बर्ड वॉचर। जो लोग चिड़ियों को पक्षियों को देखते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज तीनों ने कॉमन बताई। To note the movement of timid wing until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering. In this the poet find his moral proof who never spoke before his spirit moved। यानी कि ऐसे कि जब तक इनका काम पूरा नहीं होता तब तक ये बड़ी बड़ी ना तो फेंकते हैं ना हलचल करते हैं, एकदम क्या रहते हैं, ये एकदम साइलेंट रहते हैं। मतलब कुल मिला के इस पोयम में इसने रिलेशन दिखाया है एक पोएट के बीच में, एक लवर के बीच में और एक बर्ड वॉचर के बीच में, कि इन तीनों की क्या क्या सेम क्वालिटियां होती हैं। द स्लो मूवमेंट सीम्स समहाउ टू से मच मोर। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भले ही स्लो हों लेकिन वो बहुत कुछ कह जाता है। जिसे कहते हैं ना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, ऐसा कहते हैं ना। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कुछ, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन जो वो सिचुएशन थी वो बहुत कुछ कह गई। टू वॉच द रेयर बर्ड यू हैव टू गो अलॉन्ग डिजर्टेड लैंड एंड वेयर द रिवर फ्लो इन द साइलेंस नियर द सोर्स और बाय द सोर रिमोट एंड थॉर्नी लाइक द हट्स डार्क फ्लो। अगर तुम्हें रेयर वर्ड्स देखने हैं, रेयर वर्ड्स मतलब तुम्हें अगर नींद आ रही है, तुम्हें पड़ गया ना, चलो बस खत्म ही कर रहे हैं अपन। अगर तुम्हें यूनिक पक्षी देखने हैं तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें या तो किसी रेगिस्तान में जाना होगा या फिर किसी नदी के किनारे जाना होगा, एक ऐसे एरिया में जाना होगा जहां पे क्या हो? साइलेंस भरी पड़ी हो, ठीक है। कोई रिमोट या थॉर्नी एरिया में जाना होगा, ठीक है। एंड देयर द वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट myth of light with the darkness at the core and sense is found but poet lost in crooked restless plight and the thief can hear the blind recover sight। यानी कि इस पूरे में ये बता रहा है कि जो पोएट होता है तो वो कभी मतलब कभी कभी वो ऐसी चीजें महसूस करता है या ऐसी चीजें लिखता है कि डीप मतलब क्या होता है? बहरा, बहरा भी सुनने लगे और अंधा भी देखने लगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या किया गया है, इन दोनों में वो बताया गया है, क्या बोलते हैं, तीनों में रिलेशन बताया गया है। समझ गया बात को? ये थी द बर्ड वॉचर, है ना, द लवर, द पोएट, द लवर एंड द बर्ड वॉचर। और थोड़ा रिवीजन चालू कर लो, तुम्हारे लिए फायदा होगा, है ना। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जून में नेट आ ही रहा है, पलक को छोड़ के। मतलब पलक का भी नेट वो आ सकता है नेट, लेकिन ऐसा कि पलक थोड़ा सा वेट कर सकती है कि यार मैं एक बार कुछ रिजल्ट के लिए वेट कर लूँ, है ना। बाकी सब लोगों को पता है नेट देना ही है ना। तो क्यों